लमई एक गांव है बनारस के पास, बनारस, ठीक है, वाराणसी कहो, बनारस कहो, और उत्तर प्रदेश, ठीक है। आरंभ में ही माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, घर परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि ठीक प्रकार से पढ़ पाए, इसलिए 40 साल की उम्र होते होते तब जाकर के इनका बीए कंप्लीट हुआ था, और उसके कुछ समय तक तो उन्होंने वहीं पर एक नौकरी आरंभ कर दी थी, लेकिन बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उसके कारण उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, और फिर ये लेखन करने लगे। हिंदी के अंदर उपन्यास और कहानी लेखन का पूरा श्रेय है वो इनको जाता है। उपन्यास और कहानी लेखन है उनको स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो श्रेय इनको जाता है प्रेमचंद। मूल नाम इनका धनपत राय था। उर्दू में भी शुरू में पहले इन्होंने उर्दू में लिखा था नवाब नायक के नाम से, और फिर बाद में प्रेमचंद के नाम से इन्होंने हिंदी में लिखा। ठीक है सर। हाँ संजय बोलो बेटा। सर इनका नाम सर प्रेमचंद्र है या चंद है? प्रेमचंद है। तो सर आपने चंद्र लिखा है, नीचे वो र की मात्रा है। अच्छा अच्छा, चंद्र लिखने की आदत हो जाती है। ठीक है चलिए, अब नमक का दरोगा देखो, इस कहानी के अंदर मूल चीज यही समझाई गई है कि अंत में धर्म जीतता है। कहीं कहीं धन हावी होता है, लेकिन अंत तो हुआ, मतलब प्रेमचंद ने यह समझाने का प्रयास किया है कि धर्म की विजय होती है और धन उसके सामने कोई भी मायने नहीं रख सकता। यानी जो व्यक्ति अपने हृदय के पक्के होते हैं, अपने वसूलों के पक्के होते हैं, अपने चरित्र के पक्के होते हैं, उनके सामने चाहे संसार का पूरा धन भी आ जाए तो भी कुछ नहीं। यहाँ पर भी प्रेमचंद का जो यहाँ कथा नायक है पंडित जी, उनके सामने भी यही स्थिति होती है, लेकिन फिर भी वो अपने चरित्र से नहीं बोलते। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त का मतलब नमक क्या, भगवान बना के खारे पानी से बन रहा है, ईश्वर के कारण बन रहा है, किसी आदमी का तो योगदान है नहीं कि आदमी ने नमक की खोज की, तो ये बात तो है नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि बिना किसी अनुमति के, अंग्रेजों की अनुमति के कोई भी नमक यूज नहीं करेगा। अब नमक रोज की जरूरत, खाना बनाओगे तो नमक तो चाहिए। अंग्रेजों ने कानून बना करके और उसके ऊपर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को तो क्या करनी थी, बहुत सारी आय करनी थी, पैसा धन दौलत कमानी थी, इस कारण से अंग्रेजों ने उसके ऊपर रोक लगा। अब क्या होता है कि जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, और तब वित्तीय बात है किसी की, जैसे लोडा अफीम में इनके ऊपर लोग क्या करते हैं, तस्करी करते हैं, चोरी चुपके बेचते, तो उस समय भी ये था। अब नाम भले बड़े बड़े हो, लेकिन वो भी चोरी छुपे बेचते थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता था, बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, यानी बहुत प्रकार के, मतलब छल कपट से, झूठ बोल करके, ये वो छुपा करके, ऐसे वैसे, मतलब अलग अलग जो तरीका वो अपना सकते थे उस तरीके से उन्होंने सारा का सारा प्रयास किया। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, मतलब कोई घूस का मतलब रिश्वत, कोई रिश्वत देकर के काम निकालना चाहता तो कोई चालाकी करते। अधिकारियों के को बारा थे, मतलब उनके मजे थे, कोई भी काम करवाने आएगा तो कुछ न कुछ देके जाएगा। जो अधिकारी है, जैसे आज भी अपन कलेक्टरेट में जाते, बाबू से काम कराना है, उसको तो अपन जाएंगे तो अपन अगर छोटे मोटे काम में 100 रुपए देके आएंगे, उसके तो मजे। यानी कोई ऐसा काम है और सीधा नहीं हो सकता और चोरी छुपे करना है तो फिर वो मनमाने पैसे लेंगे, कितने हजार लेंगे, 100 का 1000 कर लेगा वो है। तो इस कारण से अधिकारियों के पोपारा होने का, पोपारा होना एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है मौज ही मौज होना, आनंद ही आनंद होना। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बर्तनबाजी करते थे, मतलब इसमें लगने। पटवारी तो उस समय का सम्माननीय पद होता था। पटवारी का मतलब ये होता है गांव का सब कुछ, जमीन जायदाद सारा उसके हाथ में, अगर उसने किसी ने लिख दिया फिर वो मान्य होता है, फिर दूसरा कोई भी उसके अंदर फेरबदल है वो नहीं कर सकता। इसके बाद जब ये नमक का विभाग बना और इसके अंदर हुआ तो लोग वो पद छोड़ करके यहाँ आने लगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा था। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी जो वकील थे वो भी ललचाते थे कि दरोगा मतलब थानेदार है वो, नमक विभाग में बन जाए तो मौज ही मौज है। फिर वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को
को लोग एक ही वस्तु समझते थे। दूसरा ऐसा टाइम था कि अंग्रेजी और ईसाई दोनों मतलब एक ही है, मतलब अंग्रेज मतलब ईसाई। फारसी का प्राबल्य था, मतलब फारसी ज्यादा चल रही थी। अब फारसी किसकी राजभाषा थी? तो फारसी मुगलों की राजभाषा थी, ठीक है। और अंग्रेजों ने जो राज किया था वो किससे लिया था? मुगलों से लिया था। जो सिस्टम उन्होंने मुगलों से लिया, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी के साथ काम आसानी से हो, इसलिए वो फारसी को भी चला रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फारसी मुगलों की शासन की भाषा थी। मुगल का जितना भी काम होता था फारसी भाषा में होता था। अब अगर ये दोनों का कोई जानकार होता था, दिखती बात है उसकी नौकरी लगनी है पक्की। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सरोज पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। और फारसी में क्या है? प्रेम का मतलब श्रृंगार का। जैसे ये आपने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ा होगा, अमीर खुसरो को पढ़ा होगा, अब्दुल हसन को पढ़ा होगा, इमाम अंगर लाहौरी को पढ़ा होगा। तो मतलब ये सारे लगभग खुसरो वगैरह ये कवि हुए थे, मतलब प्रेम की कविताएं लिखते थे, राजाओं को अंग्रेजों को प्रसन्न करते थे और बड़े बड़े पदों में आराम से बैठे बैठे खाते थे। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि इनका जो जीवन है वो सुखमय बीत रहा था। फिर है मुंशी बंशीधर भी जुल्लेखा की विरह कथा समाप्त करके। जुल्लेखा मतलब एक हीरो, मतलब अपन कह सकते हैं जैसे एक पार्ट है इस प्रकार की, मतलब वो प्रेम करता है ज्यादा, उसकी कहानियां पढ़ करके विरह कथा, मतलब फिर अंतिम समय में उसकी जो प्रेमिका होती है वो उसे छोड़ करके और चली जाती है, तो उसकी विरह कथा का मतलब याद की जो कथा है, बिछड़न की कथा है, उसको छोड़ करके मजनू और फरहाद के प्रेम बर्तावों को, नल और मीर की लड़ाई, मतलब उन्होंने सारी कहानियां पढ़ी। लैला मजनू तो आपने सुना ही होगा, फरहाद सोनी जो पंजाब की एक प्रेम कथा है, ठीक है। नल और मीर ये पौराणिक एक प्रेम कथा है। और उसके बाद नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? रोजगार के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो अपना जो जीवन है वो चलने वाला नहीं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके पिता? तो मुंशीधर, यानी बंशीधर जी के, मुंशी बंशीधर जी के जो पिता है वो अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने अब बेटे को जाते जाते दुनियादारी की वो सीख दे रहे, ठीक है। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, मतलब घर की स्थिति, कुछ काम दाम करना पड़ेगा, लेकिन घर की स्थिति देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए, मतलब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली, इस लाइन को अंडरलाइन कर, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ उस समय के समाज के अंदर लड़कियों की क्या स्थिति थी, ये प्रेमचंद ने क्यों लिखा है? समाज में लड़कियों की क्या स्थिति थी? इसके बारे में मंतव्य किया कि उस समय लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, या उस समय लड़कियां किस प्रकार से समाज में उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। लड़की का मतलब पाल पोस के बड़ा करो, 14-15 साल की होती है उसकी शादी करो, और यहाँ से घास फूस की तरह लड़की बढ़ने का मतलब है लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, मतलब जल्दी दिखने लगती है। फिर लोग ये कहते अच्छा इतनी बड़ी लड़की है, घर पे लेके बैठे हो, इसको शादी नहीं की वगैरह। तो कह रहे हैं मतलब उनके कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि लड़कियों की भी शादी करनी है, और तुम कुछ कमाओगे नहीं तो घर वगैरह कैसे चलेगा। फिर मैं कंगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कंगारे का मतलब होता है अंतिम किनारे, खेत होता है खेत, उसके कॉर्नर पेड़ के पास जो वृक्ष होता है वो, मतलब जैसे ही पानी से पेड़ कटे और वृक्ष गिरा, मतलब इसका मतलब ये है कि वो अंतिम समय में, अंतिम समय बुजुर्ग है, अंतिम समय, और मैं तो कभी भी गिर सकता हूँ, मतलब मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ये तो घर वगैरह संभालना है, इसलिए थोड़ा ठीक ठाक जो तुम्हें करना है वो कर लो। तो ना मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम्हें घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार का मतलब सार संभाल करने वाला, ठीक है। मुख्तारी करने का मतलब होता है सार संभाल, मैनेजमेंट करने वाला, ठीक है, संभालने वाला। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना। नौकरी की ओर ओहदे, ओहदे का मतलब होता है आप कितने बड़े पद पे हो ये मत, जरूरी नहीं, आप ये देखो कि आप पैसा कितना कमा रहे। चाहे कलेक्टर है 80,000 90,000 लाख रुपए सैलरी पा रहा है, लेकिन जो कलेक्टर के नीचे जो बाबू काम कर रहा है ना, उसकी सैलरी भले कम है, लेकिन वो पैसे कलेक्टर से ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर तो अंदर बैठा रहता है, और किसी व्यक्ति को कलेक्टर तक पहुंचना है तो उससे पूछ के जाना पड़ेगा, तो फिर वो कुछ ले दिए भी हमें। अगर सोचिए
सोचो 100 लोग भी अगर 50-60 लोग डेली आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो 100 रुपए लेता है तो 5-6 हजार रुपए वो डेली के यूं ही मार लेता है। तो इसलिए कह रहा ओहदे का मतलब पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, मतलब किसी की मजार के अंदर जा जाकर के कुछ डालते हैं, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मतलब अब जैसे कोई दरगाह है या फिर तो जैसे कोई मंदिर है, तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई मंदिर कितना बड़ा है कितना छोटा है, नहीं, आपको तो ये देखना है मंदिर में चढ़ावा कितना आ रहा है। चढ़ावे से मतलब रखो, मतलब आपको जो रिश्वत मिल रही है, पैसा मिल रहा है, उसकी तरफ ध्यान रखना, कौन कितना बड़ा छोटा इसकी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, ऊपरी आय का मतलब होता है रिश्वत वगैरह मिले। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, आपने देखा होगा चंद्रमा दिखता है आकाश में, पूनम को पूरा पूरा दिखेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, फिर छोटा होता जाएगा, फिर छोटा होता जाएगा और अंत में इतना सा पतला सा दिखेगा और माउस को बिल्कुल। इसलिए कहा है कि वेतन है वो तो पूर्णिमा का चांद है कि एक दिन में आता है, धीरे धीरे महीने के अंत तक खत्म हो जाता है। जो एक दिन दिखाई देता है घटते घटते लुप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। अब ऊपर से अगर रिश्वत मिल रही है तो रोज मिल रही है, वो तो कभी खत्म होगी नहीं है, कल मिलिएगा आज भी आएगा, परसों काम होगा तो परसों भी देख देगा, परसों काम होगा तो वो भी आएगा। मतलब उसके कहने का ये है कि ऊपरी आय है वो सदैव मिलती रहेगी, कभी भी घटेगी नहीं। जिससे सदैव प्यास बुझती है वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। भाई वेतन तो आपको मनुष्य यानी जो अधिकारी है वो देगा, लेकिन ऊपरी आय है वो भगवान की कृपा से मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भी काम करवाने के लिए उनके पास आएगा वो ईश्वर की कृपा से आएगा, और ईश्वर की कृपा से अगर उसे अपना काम करवाना है तो वो कुछ न कुछ देख करके अवश्य ही जाएगा। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। बरकत होने का मतलब होता है बढ़ना। बरकत होने का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब वो कह रहे बाकी तुम समझदार हो ही, अब ज्यादा तो तुम्हारे को मैं क्या समझाऊं। कौन कह रहा है? तो उसके मुंशी बंशीधर जी के जो बुजुर्ग पिता है, बुढ़े मुंशी जी है, वो बेटे को समझा रहे हैं कि जहां भी नौकरी करे ऐसी नौकरी करना जहां पर अच्छी खासी मतलब तुम पैसा कमा सको। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक का मतलब सोच समझ के, भाई रिश्वत भी लेनी तो कैसे आदमी से लेनी, छोटा मोटा काम है तो कम रिश्वत, अब देखते हैं इसका काम बहुत जरूरी है और इसका काम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है तो ज्यादा पैसे मांगो। मतलब सोच और समझ होनी चाहिए। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। पहले आदमी देखो रिश्वत देने वाला कैसा है, फिर उस समय टाइम देखो और उसके बाद ये देखो ये काम इसके जरूरी कितना है। अगर उसके वो काम महीने में कभी भी चल जाएगा तो कम रिश्वत मांगो। अब उसको तो आज अगर 2 दिन में नहीं करवा तो नहीं चलेगा, तो बड़ा कोई करवाना तो दे इतने पैसे, नहीं तो जा वो देगा। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरजने वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, और जो ज्यादा डेढ़ शाड़ी कर रहा है तो उसके साथ और भी मैं तो नहीं मानूंगा ये को ऐसे करोगे, फिर उसको अंतिम समय में पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। अब अगर ऐसा काम कर दूंगा तो कोई बात भले मत कर, पड़ा मरे मैं बाद में करवा लूंगा, तो ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांधने का मतलब होता है अपने माइंड में फिट कर लो। यह मेरे जन्म भर की कमाई है, मतलब जन्म भर की कमाई उन्होंने इसलिए कहा है क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनुभव है। क्या है? अनुभव। ये मेरे अनुभव है, इसलिए तुम इनको अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनिए और तब वो घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। अब देखो उनके पास क्या है, एक तो धैर्य था। धैर्य का मतलब किसी भी काम को करने में कर ले, हो जाएगा, मैं प्रयास करूंगा। ये बुद्धि दिमाग था। पथ प्रदर्शक मतलब मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। और आत्मावलंबन ही सहायक। आत्म स्वावलंबन मतलब अपने आत्मबल उसके पास था कि अगर मैं ऐसा चाहूंगा तो मैं इसको करके ही छोड़ूंगा। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे, मतलब सुकून अच्छे हुए थे। जाते ही जाके नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, मतलब नौकरी लग गई, और वो भी किसमें? दरोगा के पद पर। किसमें? नमक विभाग। वेतन अच्छा और ऊपरी आएगा तो ठिकाना ही नहीं था, मतलब 2 नंबर का काम है तो उसमें अच्छे खासे पैसे, तो दुनिया भर के पैसे।
वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, मतलब उनको ये जानकारी मिली कि बेटा है वो नमक विभाग में दरोगा पद पर चयनित हो गया है या वहां नौकरी मिल गई है। तो उन्होंने कहा वाह रे वाह, मजा आ गया है। क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहते थे, ऐसी नौकरी मिले जहां पर, अब देखो एक बाप बेटे को सीख दे रहा है कि ऐसी नौकरी मिले जहां ज्यादा से ज्यादा रिश्वत मिलती हो। तो फूले नहीं समाये, फूले नहीं समाना एक मुहावरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। महाजन कुछ नरम पड़े, महाजन का मतलब जो उनसे कर्जा मांगते थे वो नरम पड़े, उन्होंने कहा अब तो खूब पैसा आएगा तो ये पैसा दे देंगे। कलवारों की आशालता लहराई, कलवार का मतलब होता है मांगने वाले, जो अपना तो गांव में मांगने आते थे, जैसे जोगी आता, ब्राह्मण, नाथ वगैरह, नाई वगैरह, ये मतलब जो मतलब मांगते रहते घरों में। तो इस प्रकार से उनको लगा वास्तव में अब तो यहाँ से भी कुछ मिलेगा। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, यानी पड़ोसी तो सोचे कहाँ बेटा नौकरी लग गया यार, हमारा बच्चा लगाएंगे, इनका बेटा कैसे लगे, तो तुलना करते हैं पड़ोसी बहुत ज्यादा। तो शूल उठने का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुखी होना कि इनका बेटा क्यों लगा। क्योंकि आदमी होता है वो क्या है, हमेशा दूसरे के सुख से दुखी होता है, अपने दुख से दुखी नहीं होता है। ये सुखी क्यों है, ये प्रेम से क्यों रह रहा है, ये कमा क्यों रहा है, ये मेरे से ज्यादा क्यों है, तो काम कर रहा है, तो इस कारण से वो दुखी। अब है जाड़े के दिन थे, अब नौकरी की बात हो गई, वो नौकरी पे लग गए। जाड़े का मतलब होता है सर्दी के दिन थे, रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त, नशे में मतलब थोड़ा सा घूटड़ा ले लिया और फिर मस्ती में। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक नहीं, मतलब वहां उनकी पोस्टिंग हुए 6 महीने हो गए, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। तो सब अफसर मानने लगे थे कि ये वास्तव में ईमानदार आदमी है और बहुत अच्छा है, काम का आदमी है, ये अवश्य ही काम आएगा। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे, अफसरों को विश्वास होने लगे वास्तव में ये तो बहुत अच्छा आदमी है। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। तो नमक का दफ्तर जहाँ लगा रहा है चुंगी नाका, वहां से 1 मील का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर, वहां से जमुना बहती थी। उस पर नाव का पुल बना हुआ था, मतलब नावें लगा करके ऊपर से पुल बनाया गया था। दरोगा जी किवाड़ बंद की मीठी नींद में सो रहे थे, मतलब आराम की नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ा, मतलब जो पहले पहिए होते थे लकड़ी के, उसका लोहा तो खड़खड़ खड़खड़ बजने लगे। मलाहों का कोलाहल, मलाहों का मतलब होता है जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है ना, बैलगाड़ी का ड्राइवर हो बैलों को हाँक रहा होता है, तो उनका कोलाहल मतलब उनकी आवाज सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी को पार, मतलब सब लोग सो रहे हैं, तो ऐसा कौन है जो रात को पार करना, क्योंकि उस समय रात में लोग बहुत कम चलते थे, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, तो मामला गड़बड़ है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है ही है पक्का। तर्क ने भरम को पुष्ट किया, मतलब उन्होंने कहा वास्तव में कहीं 2 नंबर वाला तो काम नहीं है क्या। वर्दी पहनी, अपनी ड्रेस पहनी, तमच्चा जेब में रखा, तमच्चा का मतलब तो समझते हो बंदूक, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। फटाफट बातों बातों में सबको ऑर्डर दिया चलो मेरे साथ, और घोड़े पे बैठ करके, उस समय गाड़ी तो होती नहीं थी, जीप पे वगैरह तो घोड़े होते थे, घोड़े पे बैठ करके पुल पे आगे आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती दिखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ी है, मतलब अफसर था, पूछा भाई किसकी गाड़ी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमी में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोक दीन। आगे वाला जो बैलगाड़ी का जो ड्राइवर था वो बोला कि पंडित आलोक दीन की गाड़ियां है। कौन पंडित आलोक दीन, ये कौन है, कौन नमूना है। दातागंज के, मतलब दातागंज के जमींदार थे, बड़े अच्छे व्यापारी, बड़ा आदमी, मोटा आदमी लोग। मुंशी वंशीधर चौके पंडित आलोक दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पैसे वाला, अच्छा खासा, जिसकी चलती ज्यादा हो, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न होंगे, न सबको थोड़ा बहुत वो उधार पैसा देते थे, कर्ज देते थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, मतलब चलने फिरने वाले आदमी थे, मतलब जिनकी काफी अच्छी चलती थी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, मतलब अंग्रेज अफसर वहां आते, उनके इलाके में उनके घर पे रुकते वगैरह। अब आप सोचो, आप में से किसी घर पे कलेक्टर आकर के रोज हर चौथे 5 दिन आएगा, पड़ोसी तो कहेगा यार थोड़ा मेरा भी कलेक्टर साहब से काम करवा। तो मतलब बाकी जो छोटे मोटे अफसर डरते हैं, उनको पता है कलेक्टर साहब आ जाते, शिकायत कर देते, सिट्टी मिट्टी गुल, तो उसका कहना भी लोग मानते, इसलिए मतलब उनको ये लगता
कि जमींदार जी बहुत पहुंचे हुए हैं, अगर कुछ अंग्रेज अफसरों को इधर उधर कह दिया तो हो सकता है हमारे ऊपर एक्शन हो जाए, इसलिए कोई भी उनके सामने बोलता रहेगा। 12 मास सदाव्रत चलता रहता। सदाव्रत का मतलब होता है पार्टी चलती रहती। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहां जाएगी, दरोगा जी के मुंशी जी ने पूछा भाई गाड़ियां कहां जाएगी, उत्तर मिला कानपुर। इस प्रश्न पर कि उनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। मैंने कहा ठीक है, अंदर क्या है, गाड़ी में क्या है, बोरिया क्या भर रखा है अंदर। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देकर वो जोर से बोले, मतलब कुछ देर तो उन्होंने सोचा चलो जवाब आएगा जवाब आएगा जवाब, लेकिन जवाब नहीं आया। तो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लगा है? अगर तुम सब गूंगे हो गया, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है, अरे बताओ इनके अंदर क्या है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया, या नमक के ढेले थे। घोड़े को गाड़ी के बराबर आया, उस बोरे को छुआ, देखा, पता चला इसके अंदर तो नमक के क्या है, ढेले हैं। उनका सारे तस्करी कर रहे हो, जैसे डोडो का भरण देखे पता ना, हाँ इसमें तो डोडे है। अब पंडित जी पीछे पीछे चल रहे हैं। पंडित अलोकदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते, मतलब कभी जागते हैं कभी थोड़ा झपकी वगैरह लेते हुए चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे। बहुत सारी बैलगाड़ियां चल रही थी, तो उन्होंने दौड़ करके भाई मालिक को कहा कि हम क्या करें, आगे पुलिस वाले खड़े हैं, कागज वागज दिखाओ, कुछ करो। उन्होंने गाड़ियां रोक दी और आपको बुला रहे। पंडित अलोकदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अब यह ध्यान रखना, इस लाइन को अंडरलाइन, लक्ष्मी जी का मतलब क्या था? उसको ये लगता था कि मैं मेरे धन और पैसे से बड़े अफसर को खरीद सकता हूं। मतलब उनको ये लगता था कि ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं है जो पैसे से नहीं हो सकता, यानी जो काम ताकत से चालाकी से नहीं हो सकता वो काम पैसा करवा सकता है। इसलिए उनका लक्ष्मी जी पर बड़ा विश्वास था, चाहे कुछ भी हो जाए टेंशन वाली बात नहीं है, अपन देख लेंगे, हो जाएगा। उनका यह कहना यथार्थ भी था, मतलब सही भी था। अब इसका मतलब ये है, प्रेमचंद ये कह रहे हैं उस समय कितना भ्रष्टाचार था, अंग्रेजों के राज में भी कितना भ्रष्टाचार था, सामान्य आदमी कितना मरता था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, मतलब न्याय होता था पैसों के दम पर, पैसे दे दिए आदमी फ्री, यानी पैसा सब जगह अपने। आजकल भी केस चलते हैं ना, जज को पैसे टिकाओ वो फैसला पलट देता है। इन्हें वो जैसे चाहती है नचाती है, मतलब लक्ष्मी जी जैसे चाहे वैसे कर सकती है। लेटे लेटे घरों से बोले चलो हम आते हैं, यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, मतलब पान मुंह में ठूसा, फिर लिहाफ ओढ़े। लिहाफ का मतलब होता है रजाई, लिहाफ का मतलब क्या होता है, रजाई। रजाई ओढ़ी क्योंकि सर्दी का मौसम था, जाड़े का मौसम था ना, तो रजाई ओढ़ी और चल पड़े। दरोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। मतलब जाकर के मस्का लगाने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ हो गया बताओ, है ये वगैरह। बंसीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म है। उनका सरकारी ऑर्डर है, रात को पार नहीं कर सकते। क्यों जा रहा है, कौन है, दिखा कागज वगैरह, लाइसेंस वगैरह दिखा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। मैंने 2-3 अंडरलाइन कराई, वहां प्रश्न बनेंगे तो वहां 2 प्रश्न बना करके और नोटबुक में कर लें। ठीक है, ओके, यस सर।